हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद एसके सर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, मूविंग चार्ज एंड ए मैग्नेटिक फील्ड, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत हमने इस चैप्टर के 3 पार्ट पढ़े हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और वो है बायो-सेवर्ट नियम का तीसरा अनुप्रयोग की वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके निकट क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र का मान हम बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक हमारी वृत्ताकार कुंडली है और इस वृत्ताकार कुंडली में जो है वो धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें इस वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर एक बिंदु दिया है और उस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलो हम शुरुआत करते हैं कि हमने माना एक हमारा चालक तार है जिसकी लंबाई कितनी है, एल लंबाई का एक हमारा चालक तार है। इस चालक तार को क्या किया गया है, ए त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। ये हमारा वृत्त हो गया। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा वृत्त हो गया, वृत्ताकार कुंडली हो गई। तो ये जो कुंडली है, इस कुंडली की जो हमने मान लिया जो त्रिज्या है, ये जो हमारी कुंडली बनी है आपको दिखाई दे रही होगी व्हाइट बोर्ड पर, जो हमारी कुंडली बनाई गई है, इस कुंडली की त्रिज्या कितनी है, ए है। ठीक, इस कुंडली में हमने माना कि जो हमारी ए एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कितने एम्पियर की, आई एम्पियर की, सॉरी, इस कुंडली की त्रिज्या ए थी और इस कुंडली में आई एम्पियर की जो धारा है वो प्रवाहित हो रही है। ये हमारा कुंडली का केंद्र ओ है। ठीक, इस कुंडली में कितनी धारा बह रही, आई एम्पियर की धारा बह रही है। इस कुंडली का केंद्र क्या है, ओ है। इस कुंडली के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक हमारा बिंदु पी है। ये जो बिंदु पी है, इस बिंदु पी पर हमें इस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक, तो भाई हम जब किसी चालक में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो किसकी सहायता से हमें इसमें निकालना है, बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से निकालना है। तो जब हम बायो-सेवर्ट नियम लगाते हैं तो वो हम चालक तार की अल्प लंबाई के कारण लगाते हैं। किसके कारण, अल्प लंबाई के कारण लगाते हैं। तो बायो-सेवर्ट का नियम लगाने के लिए हमें इस कुंडली में एक अल्प भाग लेना पड़ेगा, इस कुंडली में एक अल्प लंबाई का भाग लेना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारी वृत्ताकार कुंडली है, इस वृत्ताकार कुंडली को समान लंबाई डेल्टा एल के छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक, तो इसके लिए इस कुंडली को हमने क्या किया, समान लंबाई के छोटे छोटे खंड जो है जिसकी लंबाई कितनी है, डेल्टा एल, छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लिया। हम केवल यहाँ 2 खंडों की बात करेंगे, एक खंड हमारा ए बी होगा और दूसरा खंड हो जाएगा हमारा ए डैश बी डैश। ठीक है, ध्यान देना भाई। तो ये जो अल्प लंबाई का खंड है इसकी हम मान लें, और ये जो अल्प लंबाई का खंड डेल एल ही है, इसकी जो दिशा है वो कागज के तल के अभिलंबवत है। इसकी दिशा क्या है, कागज के तल के अभिलंबवत है। तो ये जो अल्प लंबाई का खंड है इसको अगर हम बिंदु पी से मिला देते हैं, ध्यान देना भाई, इसको बिंदु पी से मिला दिया, यहाँ पर हमारा बिंदु पी। ठीक है, इसको हमने क्या किया, बिंदु पी से मिला दिया। तो ये जो चालक तार का अल्प लंबाई अल्प खंड जो है डेल एल, ये और चालक तार के ये बीच कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि जो अल्प लंबाई का भाग डेल एल है ये कागज के तल के क्या है, अभिलंबवत है। तो सबसे पहले जो ये हमारा अल्प भाग ए बी है, इस अल्प भाग ए बी के कारण हम बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, वो भी किस नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से। ठीक है, कुंडली के अल्प लंबाई के भाग डेल एल के कारण, डेल एल के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे भैया। ठीक है, और अल्प लंबाई के कारण जब हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो कौन सा रूल लगाते हैं, बायो-सेवर्ट का नियम।
किस नियम से? बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियमानुसार। बायो सेवर्ट का नियमानुसार भैया क्या था? बायो सेवर्ट का नियम डेल बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इंटू डेल एल साइन। देखिए भाई साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर अल्प भाग और आर के बीच बना कोण कितना? 90 डिग्री बटे ये दूरी हम मान लेते हैं कि जो दूरी थी इसकी बिंदु P से दूरी कितनी थी? x। ठीक, जो अल्प लंबाई है, अल्प लंबाई डेल एल की बिंदु P से दूरी कितनी थी? x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। बायो सेवर्ट के नियमानुसार हमने लिख दिया है डेल बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इंटू डेल्टा एल साइन अल्प लंबाई और x के बीच बना कोण कितना है? 90 डिग्री बटे जो अल्प लंबाई का भाग है उसकी बिंदु P से दूरी कितनी थी? x, तो कितना लिख दिया? x स्क्वायर। ठीक, ये कितना हो जाएगा भाई? डेल बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इंटू डेल एल अपान x स्क्वायर। अब ध्यान देना भाई, ये जो बिंदु P पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र आया है डेल बी, ये जो बिंदु P पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र डेल बी आया है, डेल बी की जो दिशा होगी, डेल बी की जो दिशा होगी वो अल्प लंबाई का भाग जो डेल एल है, अल्प लंबाई का भाग डेल एल तथा जो चालक तार से दूरी थी x, ये x के अभिलंबवत होगी। x के क्या होगी? अभिलंबवत, अर्थात कितने डिग्री कोण पर होगी? 90 डिग्री कोण पर होगी। ठीक, अब यहीं से हम एक बात ध्यान देंगे, ये जो भुजा OP थी, OP को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, OP को थोड़ा आगे बढ़ाया। ठीक, यहां से ये एक हमने लंब खींच दिया, ये लंब डाल दिया। देखो ये लंब डाल दिया, बात समझ रहे हो भाई? यहां से ध्यान देना भाई, इसको इससे मिला दिया। आपने सदिश वियोजन पढ़ा होगा। ठीक, ये डेल बी मान लेते हैं भैया। देखो ये बिंदु हमारा P है, ओके, इसको हम थोड़ी देर के लिए क्यों मान लें? इसको मान लें R। ये लंब डाला तो कितने डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का। इसको देखो भैया हम अल्फा मान लेते हैं। अगर ये कोण अल्फा होगा तो ये भी कितना होगा? अल्फा होगा। देखिए क्यों अल्फा होगा? क्योंकि थोड़ा ध्यान देना भैया हाथ से, ये इतना कोण कितना है? 90 है। ठीक, ये इतना कोण कितना है? 90 है। तो ये वाला कोण भैया इस कोण के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक, तो ये कोण हमने कितना लिया? जब वो अल्फा था तो ये कोण भी हमारा कितना हो गया? अल्फा हो गया। ठीक है, अब भैया ध्यान देना, यहाँ से वो 90 माना। तो जब हम सदिश वियोजन करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सदिश वियोजन की भी स्थिति में क्या होता है? जब सदिश वियोजन करते हैं तो सदिश वियोजन की स्थिति में जो परिमाण होता है, हमारा परिमाण किसमें कन्वर्ट हो जाता है? परिमाण हमारा लंबाई बन जाता है। परिमाण क्या बन जाता है? लंबाई बन जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है जो भुजा हमारी PR थी, इस कंडीशन में सदिश वियोजन हम करेंगे तो PR बराबर कितना होगा? डेल बी। ठीक, अब आपने पढ़ा है भैया कि जो कोण होता है, कोण के सामने की भुजा को बोलते हैं हम लंब। क्या बोलते हैं? लंब। और जो होता है 90 के सामने की जो भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं भैया? कर्ण बोलते हैं। और जिस भुजा पर दोनों कोण बने होते उसे क्या कहते हैं? आधार। तो यहाँ पर जो हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है, इस समकोण त्रिभुज की जो भुजा PQ है वो आधार है, क्यों? R क्या है? लंब है। और जो भुजा PR है वो क्या है? कर्ण है। तो यहाँ से हम अगर ले लें समकोण त्रिभुज PQR में, ध्यान देना बेटा, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? cos अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या है? QP और बटे कर्ण हमारा क्या है भैया? PR। और PR का मान कितना है? डेल B। तो ये हो जाएगा cos अल्फा बराबर QP मान डेल B। तो डेल B इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल B cos अल्फा बराबर QP। जो भैया हमारा QP आएगा, ये जो हो जाएगी QP जिसे बोलते हैं, इसका मान हमारा कितना आएगा भैया? डेल B cos अल्फा आ जाएगी। कितनी आएगी? डेल B cos अल्फा। ठीक, अब बात हम करेंगे भैया QR की।
तो क्यू आर के लिए देखिए क्यू आर इसका लंब है, तो क्यू आर के लिए हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बराबर, साइन अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा क्यू आर है, लंब बटे कर्ण होता है, सॉरी क्यू आर, और बटे कर्ण हमारा क्या है पी आर। पी आर का मान कितना है डेल एल, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा डेल एल साइन अल्फा। कितना हो जाएगा, डेल एल साइन अल्फा। ठीक, तो ये जो हमारी भुजा आएगी भैया क्यू आर, इस भुजा क्यू आर का मान कितना आएगा, डेल एल साइन अल्फा। अगर ये भुजा हमारी क्यू आर डेल एल साइन अल्फा है तो ध्यान देना ये भुजा इसके समांतर है, ये भी कितनी आएगी, डेल एल साइन अल्फा आएगी। तो जब बिंदु P पर हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र डेल V आया था, इसका हमने क्या किया, सदिश वियोजन किया। तो सदिश वियोजन करने पर हमारा जो अभिलंबवत घटक आया वो डेल V cos अल्फा आया, और जो क्षैतिज घटक आया वो कितना आया, डेल L sin थीटा आया। ठीक भैया, अब इसी प्रकार ध्यान देना जो हमारा खंड AB है, A डैश B डैश, अगर A डैश B डैश को बिंदु P पर भी मिला दे तो एक ऐसी प्रक्रिया बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी भैया। ठीक, बनेगी, एकदम बनेगी। देखो इसकी दूरी इससे बराबर है, ये भी कितनी होगी, x होगी। ठीक, ये भी कितनी होगी, x होगी। ये आपका कितना होगा, उसी अनुसार ये भी अल्फा हो जाएगा, इधर वाला भी अल्फा हो जाएगा, है ना। फिर इसको इसी से मिलाओगे, एकदम सेम कंडीशन। देखो थोड़ा यहीं से मिला दीजिए, चलो रेड वाले से मिला देते हैं। ये भी आएगी हमारी डेल V। फिर जब उसी प्रकार ये अल्फा होगी, सदिश वियोजन आप करोगे, ये हमारी आएगी डेल V cos अल्फा, और ये भुजा हमारी आएगी डेल V sin अल्फा। सेम इसी तरीके से इस भाग के लिए आएगी, A डैश B डैश के लिए। तो देखा जाए बिंदु P पर जो हमारे दो अभिलंबवत घटक है, अभिलंबवत घटक डेल V cos अल्फा और डेल V cos अल्फा, दोनों एक दूसरे से किन दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में, दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में है। इसलिए जो ये आप परिमाण में समान और दिशाओं में एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक, आप कहेंगे जब बिंदु P पर हमने वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र डेल V का सदिश वियोजन किया तो जो हमारे अभिलंबवत घटक थे डेल V cos अल्फा, वो परिमाण में समान परंतु दिशाओं में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जबकि जो क्षैतिज घटक है ये देखिए हमारा आया, सॉरी डेल V sin थीटा, ऊपर वाले के लिए B है भैया, L लिख गया है, इसके लिए कष्ट के लिए खेद है, ये हो जाएगा डेल V sin थीटा अल्फा, अल्फा है भाई। ठीक, डेल V sin अल्फा और ये डेल V sin अल्फा, दोनों कहाँ हैं, एक ही दिशा में हैं। एक ही दिशा में होने के कारण आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो केवल ये हमने भाई देखो निकाला था भाग AB और भाग A डैश B डैश के कारण। इसी प्रकार धारा की सममितता के कारण जो बिंदु P होगा, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू यही होगी। ठीक, डेल V sin अल्फा, इसलिए संपूर्ण कुंडली के कारण, इसलिए हम यहां से लिखेंगे, इसलिए संपूर्ण कुंडली के कारण, पूरी कुंडली के कारण, संपूर्ण कुंडली के कारण, कुंडली के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण कुंडली के कारण जब हम बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो ध्यान देना भाई, इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन। क्या कर देंगे, समाकलन। कितना हो जाएगा भाई, B बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डेल V। ठीक, अब डेल V की वैल्यू कितनी आएगी, डेल V sin अल्फा, क्योंकि ये सभी तो आपस में एक ही दिशा में होने के कारण आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। इसलिए संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल V sin अल्फा। हमने कहा था अल्प निकालते हैं और संपूर्ण के लिए उसका क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो अल्प आया था हमारा डेल V sin अल्फा, डेल V sin अल्फा ये एक के कारण था, ये दूसरे भाग के कारण था। इसी प्रकार पूरी कुंडली के कारण यही आता। तो जब हम संपूर्ण कुंडली के कारण निकालते तो क्षैतिज घटक सभी आपस में जुड़ जाते, डेल V sin अल्फा
ठीक, ये इतना आता। अब यहां से इसका हम समाकलन करें या समीकरण 1 से डेल बी का मान रखते हैं। तो समीकरण 1 से डेल बी का मान रखते हैं। समीकरण 1 से डेल बी का मान रखने पर देखिए, जब समीकरण 1 से डेल बी का मान रखोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से b बराबर डेल बी के स्थान पर कितना रखेंगे हम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डेल एल, है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन अल्फा। अब यहाँ किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है, जो डेल के पीछे लिखा है। डेल के पीछे क्या लिखा है, एल, अर्थात हम यहाँ एल के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। अब हम जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, अगर वो राशि समाकलन में नहीं है तो बाकी सभी चीजें जो होती हैं जो डेल एल से स्वतंत्र हैं वो सभी समाकलन से बाहर हो जाएंगी। तो यहाँ से समाकलन से हमारा बाहर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, आई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन अल्फा, और ये हमारा कितना बचेगा यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ डेल एल। क्योंकि यहाँ पर भाई एल के सापेक्ष समाकलन कर रहे थे, आगे कुछ नहीं था, एल था नहीं, तो बाकी जो था सबको सब एल से स्वतंत्र थी, उसको हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक, अब 1 के स्थान पर देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन अल्फा। यहाँ से हम एक इसके स्थान पर 1 के स्थान पर लिख सकते हैं एल की घात 0 इंटू डेल एल। ठीक, अब देखिए समाकलन का फार्मूला हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर होता है एक्स की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जितनी घात होती है उसमें जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहां से देखिए भैया कितना हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और एक्स स्क्वायर इंटू साइन अल्फा गुणे, यहां से कितना होगा, l की घात 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1, अर्थात l की घात 1 बटा 1, और कितना आ जाएगा, l आ जाएगा। जब डेल l की घात 0 डेल l का समाकलन करेंगे तो देखो कितना बनेगा, ये l की घात 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1, तो l की घात 1 बटा 1 अर्थात l, यही हमारा इसका समाकलन आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए l क्या था, चालक तार की लंबाई, जिसे किस रूप में मोड़ा गया था, एक त्रिज्या के वृत्ताकार कुंडली के रूप में। तो जो चालक तार की अगर त्रिज्या एल आर हो, त्रिज्या कितनी हो, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो, आर हो, तो वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, जो उस चालक तार की लंबाई के बराबर होती है, जिसे मोड़कर बनाते हैं। जहां एल हो जाएगी एल बराबर 2 पाई ए, क्योंकि इन लंबाई के चालक तार को ही मोड़कर तो वृत्त बनाया गया था। तो जो चालक तार की लंबाई होगी वो वृत्त की परिधि के बराबर होगी, 2 पाई ए, ये क्या है, वृत्त की परिधि। ठीक है, और इसे ही मोड़कर बनाया गया था, तो हम इतना लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, इसलिए b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन अल्फा, और देखो l के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 पाई ए, पाई से पाई और 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट, ठीक है, अपॉन 2 आई अपॉन एक्स स्क्वायर ए इंटू साइन अल्फा। अब भैया 2 चीजें ध्यान रखना, जो x था वो भी हमारा क्या था, कांस्टेंट था, और जो अल्फा था, अल्फा भी हमारा मानक है, माना गया था। तो यहां से हमें x और अल्फा दोनों को क्या करना है, हटाना है, क्योंकि हम कहां से निकाल रहे थे, कुंडली के केंद्र से, और कुंडली के केंद्र से जो बिंदु P की दूरी थी वो कितनी थी, r थी। तो यहाँ पर कोई r की बात आई है, नहीं आई। तो देखिए यहाँ से हम r का मान निकालेंगे भैया, ये कोण हमारा हो जाएगा 90। ठीक, ये हमारा क्या है, देखिए ये जो है हमारा लंब है, 90 के सामने की भुजा क्या होती, कर्ण होती है, और अल्फा के सामने की भुजा क्या होती, लंब होती है। जिस भुजा पर दोनों कोण बने होते वो किसका कार्य करती, आधार का कार्य करती। ठीक, तो ये यहाँ पर जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो x है कर्ण, कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। तो यहां से जब हम एक्स स्क्वायर का मान आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इससे यहां पर हम ले लें समकोण त्रिभुज ओ, इसे कोई मान ले सी
और P में। समकोण त्रिभुज OCP में यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज OCP में हम लगा दें पहले पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से कितना हो जाएगा भाई, प्रमेय से यहां पर जो भुजा हमारी कौन सी है, CP किसका कार्य कर रही है, कर्ण का कार्य कर रही है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब हमारा क्या है OC, और OC का मान कितना है A, तो A स्क्वायर बटे आधार, आधार हमारा क्या है OP का मान कितना है R स्क्वायर। तो x स्क्वायर का मान कितना आएगा, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, या x बराबर यहां से हम लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की घात 1/2, इधर से स्क्वायर हटेगा, घात कितना ही बचेगी 1/2। तथा यहीं पर आप यहीं से हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है A, लंब क्या है इसका A, और कर्ण है x, और x का मान हम लोगों ने कितना निकाला है A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इस पूरे की होल पावर 1/2। वैल्यू रख दें यहाँ से भैया, देखो इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर μ0/2 IA, देखो x स्क्वायर की वैल्यू हमने कितनी निकाली, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक, गुणे साइन अल्फा का मान कितना है A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इस पूरे की पावर 1/2। अब हम लोगों ने पढ़ा है गुणे में आधार समान होती, घातें जुड़ जाती हैं, यहाँ घात है 1, यहाँ 1/2, तो कितना आ जाएगा 3/2। तो b बराबर कितना हो जाएगा μ0I/A स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, और A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इस पूरे की पावर 3/2। ये हो जाएगी वृत्ताकार कुंडली के कारण उसके केंद्र से R दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है, R दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, μ0 है निर्वात की चुंबकशीलता, I हमारी चालक तार में बहने वाली धारा, A कुंडली की त्रिज्या, R क्या हो जाएगी, कुंडली के केंद्र से उस बिंदु की दूरी जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक। यहीं से अगर कहा जाए यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो, n हो, कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तो कितना हो जाएगा यहाँ से b बराबर μ0 NI A स्क्वायर/2 A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इस पूरे की होल पावर 3/2, ठीक है। अच्छा, अगर यहीं से कहा जाए, ये आ जाएगा अगर पेड़ों की संख्या n हो, अगर यहीं से कहा जाए, क्या कहा जाए, कुंडली के केंद्र पर निकालिए, कहाँ से निकालिए, कुंडली के केंद्र पर। तो जब यहाँ से कुंडली के केंद्र पर कहा जाए, तो केंद्र पर जब निकालेंगे तो R का मान कितना रखेंगे, R बराबर 0, इसमें रख दें, R बराबर कितना रख दें 0। तो देखो कितना आएगा, B बराबर μ0 NI A स्क्वायर/2, ठीक, A स्क्वायर R के स्थान पर 0 रखेंगे, इस पूरे की पावर 3/2, ये 2 से 2 कटेगा, ठीक, क्योंकि दोहरी घातों का गुणा हो जाता है। B बराबर μ0 NI A स्क्वायर/2, ये हो जाएगा A3, तो A स्क्वायर से कटेगा, ये बचेगा। B बराबर μ0 NI/2A, जहाँ A हो जाएगी वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या। तो वृत्त की कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम यहाँ से निकाल सकते हैं। B बराबर μ0 NI/2A, जहाँ N है फेरों की संख्या, I है बहने वाली धारा, और A है उसकी त्रिज्या। अगर हम अक्ष पर कहा जाए तो अक्ष के लिए होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0 NI A स्क्वायर/2 A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इस पूरे की होल पावर 3/2, जहाँ μ0 निर्वात की चुंबकशीलता, N कुंडली में फेरों की संख्या, I कुंडली में बहने वाली धारा, A कुंडली की त्रिज्या, और R क्या है, कुंडली के केंद्र से बिंदु की दूरी जहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं।